गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का नित्य क्लासेस में। मैं कामनी गौतम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको बीच बीच में यह देखूंगी कि आप अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए, आप जानते हैं मैंने स्टार्टिंग से आपको कंटेंट्स कराना स्टार्ट कर दिया है। थर्ड चैप्टर में चल रहा है, यानी कि थर्ड चैप्टर भी इसमें कंप्लीट करा दिया है। तो आज की क्लास में मैंने प्रैक्टिस सेट रखा है और आप सभी भी देखिए कि आप कितना कर सकते हैं। हेलो दीक्षा, कैसी है। चलिए, तो स्वागत है जो भी क्लास में आ गए हैं। और एक बार प्लीज आज की क्लास का लिंक जो है अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप सर्कल में सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी टाइम पर आ जाए। 11:15 से क्लास स्टार्ट होनी थी, तो चलिए 2-3 मिनट लेट हो गए हैं। तो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ देखिएगा किस तरीके के क्वेश्चन हैं आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कैसा है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य कार्यक्रम और विद्यालय पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य है क्या। विद्यालय के नाम को स्थापित करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक मार्ग प्रदान करना, या फिर विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करना। तो जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। तो आपके सामने है क्वेश्चन, क्या आपके सामने है क्वेश्चन फर्स्ट, और इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं, जल्दी से जवाब दें सभी के सभी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि विज्ञान की बात करें, है ना। विज्ञान, इसमें बच्चा क्या है, अपनी एक्टिविटी को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ कला प्रदर्शनियां, संगीत जो से आता है, नृत्य कार्यक्रम, इसमें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसका जवाब, ये मुझे आप सभी से पूछना है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पर सी आंसर मुझे मिला है, बहुत बढ़िया। सी आंसर भी मिला है और डी ऑप्शन भी मिला है मुझे संतोष जी की तरफ से। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि सृजनात्मक, यानी कि जिसमें बच्चा अपने क्या है, रुचि के आधार पर जो भी उसे आता है, इसमें जिज्ञासु होता है बच्चा, और बहुत सारे कार्यक्रमों को सीखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है तो वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सी आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें वह अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। सी आंसर एकदम करेक्ट आंसर, तो लॉक किया जाए सी को, बिल्कुल सही। आगे देखिएगा नेक्स्ट, एक जानवर, जब एक बालक एक जानवर को कुत्ते के नाम से जानता है तो वह सभी 4 टांगों वाले जानवरों को कुत्ता कहने लगता है। इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, स्कीम, अनुकूलन, समायोजन या आत्मसातीकरण। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। आंसर दीजिएगा। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। तो आंसर दें, क्या हो सकता है सही आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर का वेट किया जा रहा है कि जब एक बालक एक जानवर को कुत्ते के नाम से जानता है कि ये जानवर क्या है, ये जानवर है कुत्ता, और इसके 4 पैरों को देखकर, जाने कि जितने भी 4 पैर के जानवर मिलते हैं वह 4 पैर के जानवरों को क्या कहने लगता है, कुत्ता। तो इससे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन मुझे मिला है, डी आंसर मुझे मिला है। अब देखते हैं सही जवाब। अब मान लीजिए कि आपने बच्चों को देखा होगा, जब बच्चे को कोई चीज पता नहीं होती है तो बच्चा अपनों से बड़ों के सामने प्रश्न करता है कि यह क्या है। तो मान लीजिए कि आप, जैसे कोई पक्षी है, मान लीजिए कोई चिड़िया है ये, ठीक है, और चिड़िया बच्चे के सामने जब दिख जाए तो वो क्वेश्चन क्या करेगा कि पापा या मम्मी ये क्या है। तो बच्चे को समझाने के लिए कहा जाता है कि बेटा ये चिड़िया है। ठीक है, क्या है ये, चिड़िया। तो जितने भी पक्षी वर्ग में आते हैं, जैसे कि कौवा हुआ, पक्षी में भी बहुत सारे आते हैं, मोर हुआ, तोता हुआ, कबूतर हुआ, उन सबको क्या कहेगा, चिड़िया। क्यों, क्योंकि उसने समझा है कि जिसके 4 पैर होते हैं, आसमान पे उड़ता है, पंख होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, चिड़िया। तो ये होता है आपका आत्मसातीकरण, यानी कि उसने उसको ग्रहण कर लिया, आत्मसात कर लिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, बी नहीं होगा।
अनुकूलन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा के बारे में भी मैं आपको बता दूं। स्कीमा किसे कहते हैं, जैसे कि आप लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टेट की, सुपर टेट की, तो आप YouTube के माध्यम से, ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उसके लिए आप बेस्ट कोचिंग सेंटर देखते हैं कि कौन सा होगा। मान लीजिए आपने बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखे, तो किसी में क्या है IAS की तैयारी, किसी में PCS की तैयारी, कहीं किसकी, और आपको लगा कि भाई इन चैनल पे क्या है, भाई किसकी सीटेट की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जो आप अपने माइंड में ग्रहण कर लेते हो, जो आप एक मानसिक संरचना में आप किसी भी बात को इकट्ठा करते हो, एकत्रित, वो कहलाता है स्कीमा। समझ में आ गया? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, ना कि ए। ओके, चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुकूलन का मतलब होता है उसके अनुकूल कार्य करना, तो इसमें नहीं होगा। समायोजन आत्मसातीकरण से हटकर होता है। तो देखिए, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार की कार्य प्रदान करता है। वह विश्वास करता है कि विद्यार्थी एक जैसा कार्य दिया जाना पसंद नहीं करते हैं। सेकंड, इससे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न होती है। थर्ड, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। या फिर डी ऑप्शन, विद्यार्थी एक दूसरे की ही नकल नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर मिलना चाहिए, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही आंसर। देखिए भाई, प्रैक्टिस सेट सिर्फ आपको आपकी परख करने के लिए रखा गया है कि आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं, और तैयारी कर रहे हैं तो कितना आपके अंदर तैयार, मतलब सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, इसके लिए आप तैयार हो चुके हो। तो आज की प्रैक्टिस सेट में खुद को आप आजमा सकते हैं। तो देखें कितने क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ठीक होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइएगा सभी। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन थर्ड था, और यहाँ पर आपके आंसर क्या कहते हैं उनका वेट किया जा रहा है। चलिए, तो देखिए आपके आंसर आ चुके हैं, और इस आंसर की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार के कार्य प्रदान करता है। यह वह विश्वास करता है, क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है, प्रत्येक बच्चा व्यक्तिगत दर से भिन्न होता है, यानी कि एक दूसरे से भिन्न होता है, उनकी आवश्यकता अलग अलग होती है। तो यहाँ पर सी आंसर क्या होगा? सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि वह अपनी अधिगम क्षमता के अनुसार स्वयं को ढाल सके और उसके अनुसार शिक्षा को ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से आंसर मुझे मिले हैं। थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने आता हुआ। हेलो अजय, नमस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभावान विद्यार्थी के लिए सबसे उचित गतिविधि है? कौन सी? ठीक है, तो देखिए, एक साथ 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक साथ हल करना। बी, उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना। सी, हाल में हुए विद्यार्थियों में आयोजित एक खेल रिपोर्ट लिखने के लिए कहना। या फिर डी, दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। तो जल्दी से बताइएगा क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। देखें क्या आंसर आपका मिलता है, जल्दी से कमेंट करें और सही जवाब मुझे बताएं। बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर फोर्थ का सी आंसर मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। देख लेते हैं सही जवाब क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा डी ऑप्शन, डी आंसर और सी आंसर मुझे मिले हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से, मैंने कहा क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छे से निकल कर आता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से होते हैं? जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिएगा जिनका IQ लेवल 120 से ऊपर होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा कि उनको पार्ट 5 के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करना। उन्हें कुछ अलग करना होता है। उन्हें अतिरिक्त कक्षा में पढ़ाना बिल्कुल नहीं। हाल में हुए विद्यार्थियों में आयोजित खेल पर रिपोर्ट लिखने के लिए बिल्कुल बहुत इजी, कोई भी लिख सकता है, सामान्य बच्चा भी रिपोर्ट लिख सकता है। लेकिन
दी गई अवधारणाओं पर एक मौलिक नाटक लिखना। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे के खुद के विचार होते हैं, खुद के शब्द होते हैं, तो वो अपने यानी कि अपनी विचारधारा के आधार पर वो नाटक को लिखता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे की पहचान कराता है। तो डी आंसर को लॉक किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर डी ऑप्शन। ओके, आगे देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा देते समय देविका प्रोत्साहित तथा राजेश निरुत्साहित महसूस करता है। उसकी संवेगात्मक अनुभव का अंतर संभावित रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समय अंतराल, संवेगों की चरम सीमा, अनुकूलन का स्तर या विचार का घनत्व। तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने पे और इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट के जरिए बताइएगा। तो मुझे सी आंसर मिला है, अनुकूलन का स्तर। बाकी और भी यानी कि जितने भी लर्नर हैं मेरे साथ जुड़े हुए सभी बता सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी आंसर, बी आंसर भी मुझे मिला है और बिल्कुल सही जवाब की बात करें, देखिए एक लड़की है जो प्रोत्साहित फील कर रही है और एक है जो निरुत्साहित महसूस करता है। तो उनके संवेगात्मक अनुभव में अंतर बिल्कुल स्वाभाविक है कि सभी हर तरीके से अलग अलग दृष्टि से सोचते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, इसमें क्या होगा कि वो उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को कैसे महसूस करते हैं। भाई आपने भी देखा होगा कि आपने कोई जब एग्जाम देने जाते तो किसी के हाथ ठंडे हो जाते हैं, कुछ घबरा जाते हैं कि सब कुछ याद था, एग्जाम हॉल में गया सब कुछ भूल गया। तो ये संवेगों की चरम सीमा नहीं, ये अनुकूल, आप उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे ढालते हैं। तो यहाँ पर अनुकूलन का स्तर होगा और अनुकूलन के आधार पर ही आप संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन है आपका वो है सी ऑप्शन। ठीक है, सी एकदम करेक्ट है और सी आंसर को लॉक किया जाता है। जी हाँ, सी होगा, संतोष जी डी नहीं होगा बिल्कुल भी। आगे देखिएगा, वंशानुक्रम को एक सामाजिक संरचना माना जाता है, कैसी? प्राथमिक, द्वितीय, गत्यात्मक या स्थिर? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से कमेंट करें और बताएं, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने कि वंशानुक्रम को एक सामाजिक संरचना माना जाता है। बहुत इजी प्रश्न है, काफी बार आपके सामने आया भी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि वंशानुक्रम वह प्रक्रिया होती है जिसे हम बदल नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या है भाई, क्या होगा? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा, देखिए ए ऑप्शन मिला है मुझे और डी आंसर भी मिला है मुझे, सी आंसर भी मिला है। मैं इसे बार बार कहती हूँ, इस क्वेश्चन को समझ लो थोड़ा सा। स्थिर का मतलब होता है जो कभी समाप्त ना हो, स्थिर रहे। और आपने देखा होगा वंशानुक्रम के जो गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, यानी कि स्थिर रहते हैं। तो वंशानुक्रम एक स्थिर सामाजिक संरचना मानी जाती है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकास को क्या कहा जाता है? अप्रेक्सिया, अफेजिया, डिस्फोनिया या शब्द फोबिया? तो जल्दी से आंसर दें और राइट आंसर बताएं। बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकास को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन, जल्दी से आंसर दें और सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो सही आंसर कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर मुझे मिला है। ए बी, चलिए कुछ लोगों ने ए बताया है, कुछ ने बी बताया है, सही ए की हो सकता है। तो जिन्होंने भी लगाया है बी ऑप्शन अफेजिया, बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकास को क्या कहा जाता है? तो वो बी ऑप्शन अफेजिया नहीं होगा, नहीं होगा। अप्रेक्सिया इसका सही आंसर है। आप बोलेंगे मैम अफेजिया भी तो होता है, तो उसे कहा जाता है भाषा संप्रेषण विकार। भाषा संप्रेषण विकार, भाषा संप्रेषण विकार में क्या होता है कि बच्चे को आता सब कुछ है, बच्चा ना तोतला होता है, ना बच्चे में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, लेकिन बच्चा अपनी बात को दूसरों के सामने नहीं रख पाता है।
ये है आपका अपेज्या। लेकिन अप्रेक्सिया क्या है कि बोलने को प्रभावित करने वाले गतिक विकास को अप्रेक्सिया कहा जाता है। ए ऑप्शन 100% बिल्कुल सही जवाब है। इसमें बच्चा क्या करता है कि बोलते बोलते अचानक से चुप हो जाता है, ऐसा लगता है कि बच्चा अब आगे नहीं बोलेगा, फिर वो दोबारा से बोलना शुरू कर देता है, बोलता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर दोनों की दोनों अलग है। भाषा संप्रेषण विकार है तो अपेज्या आपको लगाना है। अपेज्या में क्या होता है कि बच्चे में एक फोबिया होता है, और वो फोबिया होता है कि बच्चा अपनी बात को नहीं रख पाता है। समझ में आया? मैंने आपको दोनों में अंतर बता दिया है। आप दोनों बस एक ही को अपेज्या को समझ रहे हैं, ये बोलने को प्रभावित नहीं करता है। अपेज्या में बच्चा बोल लेता है, बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस उसको ये डर रहता है कि जो वह बोल रहा है क्या वो सही है। वो दूसरों के सामने अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। इसीलिए आपका जो ए आंसर है ना वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट। समझ में आया भाई? बी वालों क्लियर हुआ? बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और ए आंसर एकदम सही जवाब है। ठीक है, और अभी भी कोई दिक्कत है तो दोबारा पूछ लेना आप। चलिए आगे देखें। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो एक व्यक्ति के आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है वह हो सकता है क्या? संगीत में, आध्यात्मिक, भाषाई, या फिर अंतः व्यक्तित्व? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा सही जवाब। जल्दी से आंसर दे। आत्मबोध की बात की जा रही है तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? जल्दी से बताएं। कीजिए, क्लियर होना चाहिए। 8 का सी आंसर मुझे मिला है, डी आंसर भी मुझे मिला है। बाकी जल्दी से आंसर दीजिएगा आप सभी। देखिए, अंत व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, भाषाई। गलत आंसर है। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को पढ़ो आप कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध यानी कि आत्म यानी कि स्वयं को बोध यानी कि स्वयं के आधार पर उसको संतुष्टि मिले कि वो सही कर रहा है, उसमें क्या है, उसमें चिंतन की भावना एकत्रित हो, वह स्वयं को पहचाने, आत्मबोध में सबसे अधिक योगदान देता है। तो भाषा नहीं, अंतः व्यक्तित्व। यानी कि इसलिए वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर जो भी जिज्ञासा होती है उसे जानने का प्रयास करता है, और वो जान भी लेता है। अपने अंदर के मूल्यों को, विश्वासों को और चिंतन को, इन सबको वह पहचानता है कि उसे क्या, उसकी उसे जरूरत किसकी है, वो किसके लिए बना है ना। तो ये सब इसमें आता है। तो आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। स्वालीनता में शामिल है क्या? चाक्षुष विकलांगता, अति सक्रियता, धीमा शारीरिक विकार, या फिर संबंध जोड़ने की निर्योग्यता? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है और स्वालीनता मैंने पूछा है, तो जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखते हैं, किसका आंसर मुझे मिलता है सबसे पहले? भाई आंसर दीजिएगा। स्वालीनता में शामिल विकार मतलब शामिल है क्या? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं सही जवाब। देखते हैं राइट आंसर। तो यहां देखिएगा आपके आंसर जो मुझे मिले हैं बी। चलिए अब देखिए मैं आपको बता दूं, अति सक्रियता भी मिला है मुझे, और बी आंसर सभी ने दिया है। चले देख लेते हैं। देखिए स्वालीनता में क्या होता है, स्वालीनता का मतलब होता है स्वयं में लीन होना, स्वयं में लीन होना। चाक्षुष विकलांगता, इसका मतलब दृष्टि से होता है कि दृष्टि में किसी भी प्रकार का विकार। अति सक्रियता का मतलब क्या होता है कि बच्चा बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाए, झगड़ा करने लगे, बात बात पे लड़ने लगे, अति सक्रियता होना है ना, बहुत जल्दी क्या करते हैं बच्चे को गुस्सा आना। धीमा शारीरिक विकास से तो आप जानते हैं कि जो शारीरिक विकास की गति है वो बहुत धीमी है। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब जिन्होंने भी डी ऑप्शन दिया है, जिया बहुत बढ़िया आंसर, प्रिया बहुत अच्छे से दिया है जवाब। तो डी आंसर, संबंध को जोड़ने की निर्योग्यता स्वालीनता से संबंध होती है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो
जिनकी लाइफ में कुछ घट जाता है, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि वो अपने आप को प्रेजेंट से नहीं जोड़ पाते हैं। वो पहले जो उनके साथ वो दुर्घटना घटित हुई है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिपीट करते रहते हैं। तो वो आज यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर ना इन तक ना पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट में ही खोए रहते हैं, वो संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। इसी के आधार पे इसे कहा जाता है स्वालीनता। स्वालीनता में क्या है, संबंध जोड़ने की निर्योग्यता पाई जाती है। वो पास्ट में ही घूमे रहते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं आना चाहते, स्वयं में ही वो लीन होते हैं, एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, है ना। तो डी आंसर इस प्रश्न का सही जवाब है। ओके चलिए, हाँ जी आपका भी डी है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आपका 10 क्वेश्चन क्या कहता है, तो जल्दी से देख लीजिएगा। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षिका अध्यापक अधिगम सहायता करने के लिए विद्यार्थियों में अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करेगी। नेक्स्ट, वह अपने विद्यार्थियों से जो कुछ करने की उम्मीद रखता है उसका उदाहरण देकर उसके बाद सीखने के लिए उसे निर्देश देगी। ऐसी विधियां प्रयोग करेगी जिनके द्वारा अधिगमकर्ताओं को अपने अधिगम में प्रोत्साहन मिलेगा। या फिर महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगी और उसके बाद उनके स्थान का परीक्षण करेगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है इस प्रश्न का जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। तो 10 का सी आंसर मुझे मिला है, बाकी सभी जल्दी जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे जो आंसर मिले हैं सी ऑप्शन, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में जो शिक्षक हैं वो क्या करेगी भाई, तो प्रोत्साहित करेगी बच्चों को। तो बहुत बढ़िया जवाब, यहाँ पर किसी को भी कोई डाउट नहीं, सभी ने बहुत अच्छे से दिया है। तो बिना डाउट के सी को लॉक करते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो संवेगों की जानकारी, संवेगों का प्रबंधन, संवेगों की आलोचना, सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो आपके सामने ए बी सी डी 4 ऑप्शन, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सही जवाब। आंसर चाहिए सभी का, जल्दी से बताएं। तो 11 की बात कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन मुझे मिला है, बाकी जल्दी से बताइएगा। बी आंसर, सी आंसर, सी बी आपके मुझे आंसर मिले हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए संवेगों की, इसका जो सही जवाब है संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित नहीं है। तो अपने संवेगों की जानकारी रखना बहुत बढ़िया, बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें कहाँ किस तरीके से बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये बहुत जरूरी होता है। अपने आप को समझना, आप अपने संवेगों पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। संवेगों का प्रबंधन करना ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप हर एक व्यक्ति के साथ प्रेम से ही बात करें, आप हर एक व्यक्ति के साथ क्रोध से ही बात करें। तो प्रबंधन का होना, एक क्रम से संबंधित करना है ना, किस जगह पर कहाँ पर कैसे बोलना है। संवेगों की आलोचना की बात करें तो ये संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित नहीं है, क्योंकि संवेगात्मक जो वृद्धि होती है वो संवेगों को समझने के लिए सकारात्मक पक्ष को आजमाना चाहती है, सकारात्मक तरीके से नियंत्रित करना चाहती है। तो वो आलोचना करना बिल्कुल क्या माना जाता है, आलोचना, संवेगों की आलोचना करना बिल्कुल इसमें निषेध माना गया है। तो सी आंसर को क्या है सही जवाब दिया गया है। सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण यानी कि एक दोस्ताना संबंध, तो ये भी आपका ठीक है। तो सी आंसर इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अमर बहुत बढ़िया जवाब सभी ने, जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है एकदम करेक्ट है, बी नहीं होगा आयुष। चलिए देखिएगा नेक्स्ट, डैश स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशल से भी करने लगता है। तो देखें, विद्यालय से पूर्व, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय या फिर मध्य वयस्क अवस्था। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होना चाहिए। भाई बहुत अच्छा जवाब क्वेश्चन है ये, और अच्छे से जवाब दीजिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा, लेकिन आंसर सही मिलना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, डैश दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है सही जवाब। तो देखें यहाँ पर ए आंसर मुझे मिला है, बाकी सभी जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा।
स्तर पर बालक अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचानना शुरू कर देता है और उनकी तुलना दूसरों के कौशल से भी करने लगता है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर ए बी आंसर मुझे मिले हैं, तो सी आंसर भी मुझे मिला है। इस प्रश्न का सही जवाब बता दें आपको, सी ऑप्शन तो गलत है और डी आंसर भी गलत है आपका। बात करें, देखिए यदि क्या कहते हैं विद्यालय पूर्व से पहले बच्चा अपनी वास्तविक योग्यताओं को पहचान तो लेता है, लेकिन वो दूसरों से तुलना नहीं कर पाता है ना। लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्या है, प्राथमिक स्तर पर ये सब करना शुरुआत कर देता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा, ना कि ए आंसर। भाई वास्तविक यानी कि वो कौन है, उसके पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, बच्चा इतना तो जान जाता है, लेकिन अपनी तुलना दूसरों से करे, दूसरों के कौशल से करे, वो प्राथमिक स्तर पर शुरू कर देता है। तो आपका बी ऑप्शन क्या है, बी आंसर इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। बहुत बढ़िया जिन्होंने बी आंसर दिया है। चलिए आगे देखिए, माध्यमिक स्तर पर बच्चा मैच्योर हो जाता है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है, तो आपका सी तो होगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, लड़कियां अपने परिवार में एक अच्छी बेटी, बहन, दोस्त, पत्नी और माँ बनना सीखती है। यह अधिगम निम्न में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो परिवर्तन, परिपक्वता, सामाजिकरण या अनुकूलन। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या है इस प्रश्न का जवाब। पर जल्दी से आंसर दीजिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर सभी को देना है। तो क्या होगा जवाब, जल्दी से बताइएगा। लड़कियां अपने परिवार में एक अच्छी बेटी, बहन, दोस्त, पत्नी और माँ बनना सीखती है। यह अधिगम निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो सभी जानते हैं कि हम समाज में रहते हैं, समाज में क्या है, रिश्ते, नाते, धर्म, संस्कृति, नैतिक, अनैतिक, इन सब से क्या होते हैं, परिचित होते हैं। तो ये सामाजिकरण के आधार पर देखा जाता है, समाज का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर सभी रिश्ते, नाते, इन सब के अकॉर्डिंग बताया गया है लड़कियों के बारे में। तो सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। बहुत बढ़िया, डी नहीं होगा कृतिका, अनुकूलन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। वातावरण का सामाजिकरण क्षेत्र निर्भर करता है किस पर? बालक का सामाजिकरण क्षेत्र निर्भर करता है वातावरण पर, उत्तेजना के स्तर पर, शारीरिक विकास पर या भाषा विकास पर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि बालक का सामाजिकरण क्षेत्र निर्भर करता है किस पर? तो क्या होना चाहिए सही आंसर, जल्दी से कमेंट करें और जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, तो आसानी से आप दे सकते हैं जवाब। सामाजिकरण में क्या आता है, आप सभी जानते हैं। सामाजिकरण के माध्यम से बालक अपनी संस्कृति को पहचानता है, अपने नियमों को सीखता है, अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन क्या होगा, सही जवाब होगा। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट। सीखी हुई व्यवस्था एक स्थिति होती है जिसमें फर्स्ट विद्यार्थी सोचते हैं कि भूतकाल में बार बार अनुत्तीर्ण रहने के कारण वे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, या फिर शिक्षक महसूस करते हैं कि सीखने में छात्रों की सहायता करने में वो असहाय हैं। सी, यह समस्या प्रतिभावान बच्चों से संबंधित है जो अपने अधिगम में पूर्ण व्याप्ति का अनुभव कर रहे हैं, या फिर आपका समाज के विद्वान लोग लोकतांत्रिक राजनीति में असहाय महसूस करते हैं। तो जल्दी से बताइएगा भाई आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आपका मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सीखी हुई व्यवस्था का मतलब है लाचार होना, है ना, विवश होना, मजबूर होना। तो यहाँ पर आपका 15 का सी ऑप्शन मुझे मिला है। चलिए देख लेते हैं। सी आंसर सभी ने मुझे दिया है। संतोष जी किस प्रश्न का उत्तर दिया है आपने? ए ऑप्शन, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। चलिए देखिए क्या आंसर मिलता है मुझे। सीखी हुई लाचारी, सीखा हुआ विवश मनुष्य। तो सीखी हुई मतलब सीखने में क्या है, विवश शिक्षा। तो देखिए सीखी हुई व्यवस्था एक स्थिति है जिसमें यह समस्या प्रतिभावान बच्चों से संबंधित है जो अपने अधिगम में पूर्ण व्याप्ति अनुभव कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं भाई, सीखने में जो समस्या उत्पन्न होती है क्या वो प्रतिभाशाली बच्चों में होती है? ऐसा कहाँ लिखा है? तो आपका सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा।
शिक्षक महसूस करते हैं कि सीखने में छात्रों की सहायता करने में वो असहाय हैं? बिल्कुल नहीं, शिक्षक पूरी कोशिश करते हैं। समाज के विद्वान लोग लोकतांत्रिक राजनीति में असहाय महसूस करते हैं? नहीं, क्योंकि राजनीति को अभी शिक्षा से इतना नहीं कंपेयर किया है। राजनीति अलग है, शिक्षा को बिल्कुल अलग उससे जोड़ा है। सीखी हुई व्यवस्था की बात करें, इसमें सीखने में जब लाचारी हो जाती है बच्चे के साथ तो क्या होता है? आपने देखा होगा कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 1 या 2 बार फेल हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो उनका आत्मविश्वास होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और उन्हें ये लगता है कि वो शायद इस बार भी फेल ना हो जाए, उन्हें डर बैठ जाता है। तो विद्यार्थी सोचते हैं कि भूतकाल में बार बार अनुत्तीर्ण होने के कारण वो आज भी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। यहाँ पर है आपका ए ऑप्शन, जो कि है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ए आंसर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब है। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट, सामाजिकरण के माध्यम से एक विद्यार्थी धीरे धीरे डैश से संबंधित अपनी स्वयं की पहचान विकसित कर लेता है। क्या? अहम की, व्यक्तित्व की, प्रकृति की या दृष्टिकोण की? तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हेलो सुनीता जी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने, जल्दी से बताएं कि सही आंसर क्या हो सकता है इसका। भाई, सामाजिकरण के माध्यम से एक विद्यार्थी धीरे धीरे से संबंधित अपनी स्वयं की पहचान विकसित करता है, तो जल्दी से दीजिए जवाब। सही आंसर क्या होगा इसका? तो बी आंसर मुझे मिला है और बिना किसी देरी के मैं आप सभी को बता दूं, बी आंसर बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो क्या कहते हैं वो अपनी पहचान विकसित करता है, वो आपका, क्योंकि आपने देखा होगा व्यक्तित्व विभिन्नता, एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है और उसी के आधार पर उसकी पहचान बनाता है। बी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा। सिद्धांत के रूप में रचनावाद अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, शिक्षार्थी की संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण निर्मित करने की भूमिका पर बल देता है, या फिर सूचना को याद रखने और पुनः स्मरण के माध्यम से जांच करने पर बल देता है, या फिर शिक्षक की मुख्य भूमिका पर बल देता है? तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब। सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या होगा? नीतू प्रजापति जी इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें और आंसर बताएं। तो बी आंसर मुझे मिला है इस प्रश्न का, क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया जवाब जिन्होंने भी दिया है बी ऑप्शन, क्योंकि रचनावाद में क्या है कि शिक्षार्थी की संसार के प्रति उसकी क्या दृष्टिकोण होते हैं, उनकी भूमिका पर क्या बल दिया जाता है। बच्चा कैसे सीख सकता है, कैसे बच्चे को सिखाया जा सकता है, ज्ञान का निर्माण कैसे कराया जा सकता है। तो बिल्कुल बी आंसर को लॉक करते हैं, कोई डाउट नहीं। आगे देखिएगा। एक बालक, क्वेश्चन देखिएगा अच्छा है। एक बालक निम्न में से कितने वर्ष की आयु में मैं की अवधारणा को सीखता है? 1, 2, 3, 4। तो जल्दी से बताइएगा ABCD में कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, आंसर दीजिएगा। दीक्षा और सभी के सभी जल्दी से बताएं। क्वेश्चन है आपके सामने 18 और इसका जवाब देना है कि एक बालक निम्न में से कितने वर्ष की आयु में मैं की अवधारणा को सीखता है? 1, 2, 3 या 4। तो यहाँ पर किसका आंसर मिलता है सबसे पहले और क्या आंसर आता है देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर ए आंसर मुझे मिला है, बी आंसर मुझे मिला है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो यहाँ ए बी 2 आंसर मिल रहे हैं, है ना। चलिए अब देखिएगा, बात करते हैं कि एक बालक निम्न में से कितने वर्ष की आयु में यानी कि स्वयं की अवधारणा को सीखता है। अब बात करें सामाजिकरण के माध्यम से, बच्चे में एक अहम की भावना विकसित होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा इदम के बारे में सोचता है। इदम, अहम, पराअहम यदि हम देखें तो इदम के बारे में यदि बच्चे की बात करें तो बच्चे में यदि कोई बच्चे के सामने कुछ चीज मांगे बच्चे से, तो बच्चा कहता है नहीं मेरी है, मैं खाऊंगा, हर चीज को मैं करके बोलता है। तो यहाँ पर मैं की अवधारणा जो विकसित होती है वो 2 वर्ष की आयु में होती है। बच्चा अपने बारे में अच्छे से जानता है,
जानने का मतलब ये नहीं कि वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है, ये नहीं, सिर्फ हर चीज को अपने आधार पर ही सोचता है कि ये बस मुझे चाहिए, है ना। और बात करें तो 3 वर्ष का बच्चा मैं के साथ साथ तुमको भी जानता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं से 2 से ऊपर 3 वर्ष की आयु और 2 से हो तो आपकी यानी कि 2 वर्ष की आयु मैं के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया वो सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ, पहले से सीखे गए कौशलों और नए कौशलों में एक समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम होता है कैसा? क्वेश्चन देख लीजिएगा, नकारात्मक, सकारात्मक, सामान्यकृत या शून्य स्थानांतरण। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा सही जवाब क्या होगा। चलिए सुनीता जी का सही है एकदम। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है 19 और इसका आंसर क्या होगा ये आप सभी को बिल्कुल नोट करिएगा बच्चों, तभी तो आप पेडागोजी अच्छे से सीखेंगे। तो बी ऑप्शन आप सभी ने मुझे दिए, अमर, कृतिका, जिया, नीतू। नीतू जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं बार बार कहती हूँ, 1000 बार कहती हूँ कि दीक्षा शाबाश, मैं 1000 बार कहती हूँ कि क्वेश्चन को आप ना अच्छे से पढ़ा करें, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके जो आंसर हैं वो भी अच्छे से बनेंगे। देखिए क्वेश्चन को पढ़ लें, समझ लें, फिर अपने अपने आंसर देते हैं हम सभी। चलिए पहले सीखे गए कौशल, मान लीजिए पहले हमने हिंदी सीखा, पहले सीखे गए कौशल और नए कौशलों को एक समान तत्वों की उपस्थिति, यानी कि हमने पहले कुछ सीखा और बाद में कुछ सीखा, वो एक जैसा ही रहा। ऐसा नहीं कि जो नया सीखा तो उसे पुराना क्या है, पुराना दुविधा दे रहा हो, या फिर पुराना हमें क्या है बार बार बीच में हमें प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो दोनों की समान उपस्थिति, मान लीजिए पहले हमने हिंदी सीखी और बाद में हमने संस्कृत सीख ली, ठीक है। तो पहले से सीखे गए कौशल और नए कौशलों के एक समान तत्वों की उपस्थिति, या फिर कह सकते हैं कि पहले आपने हिंदी व्याकरण को सीखा और बाद में हिंदी साहित्य को सीखा, उसमें क्या है एक समान उपस्थिति का जो परिणाम होगा वो कैसा होगा, नकारात्मक तो होगा नहीं, ठीक है। सकारात्मक क्यों नहीं होगा, क्योंकि सकारात्मक में क्या है, सकारात्मक में पहले सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में वृद्धि करता है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन होगा नहीं। और जब सामान्य बताया जा रहा है तो आपका सी ऑप्शन सामान्यकृत स्थानांतरण बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही आंसर दीक्षा ने दिया है, बाकी सभी ने ए बी किया है ना। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा सामान्यकृत, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ समान तत्वों की उपस्थिति का परिणाम हो रहा है यहाँ पर। सकारात्मक कब होता है, जब पहले सीखा हुआ ज्ञान नए रूप में सकारात्मक वृद्धि करता है, और यदि किसी भी प्रकार का मान लीजिए कि पहला सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में बाधा डाले तो नकारात्मक होता है, ठीक है। तो सी इज राइट बिल्कुल। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट, सामाजिक संबंध एक बालक की सामाजिक चेतना को बढ़ाता है तथा उसके डैश का निर्माण करता है, आत्म पहचान, संस्कृति, मित्र मंडली, औपचारिक संबंध। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या है इस प्रश्न का जवाब, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आप सभी के 20 आप सभी के सामने, तो जल्दी से बताएं इस प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। भाई सामाजिक संबंध एक बालक की सामाजिक चेतना को बढ़ाता है तथा उसके डैश का निर्माण करता है, किसका? तो आपके सामने है क्वेश्चन, प्रतीक्षा मिश्रा जी का सबसे पहले मिला है मुझे आंसर, आत्म पहचान। प्रिया ए ऑप्शन। चलिए बाकी देख लेते हैं, सभी ने आत्म पहचान बिल्कुल सही जवाब। भाई समाज में हम रहते हैं, कुछ कार्य हम करते हैं, तो हर एक व्यक्ति अपनी पहचान विकसित करना चाहता है, तो ए आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो ए आंसर को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रतिभाशाली विद्यार्थी सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य को पूर्ण विकास कर लेते हैं, या फिर डी मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में
अच्छा निष्पादन करते हैं। तो जल्दी से बताइएगा 21 का क्या होगा जवाब। भाई आप सभी के सामने है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा है जो सही बिल्कुल सटीक आंसर होगा, तो आंसर दीजिएगा सभी। संतोष जी ने भी डी आंसर दिया है। चलिए तो 21 क्वेश्चन आप सभी के सामने, सी डी। चलिए डी आंसर मुझे मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, देखते हैं सही जवाब। प्रतीक्षा भी कहती है सी। देखिए आप सभी जानते हैं ए और बी तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बात करें सी और डी की, तो जिन्होंने भी लगाया है सी ऑप्शन, शाबाश, नहीं कह सकती आपको। डी आंसर बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छा जिन्होंने भी डी ऑप्शन को दिया है कि वे मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो किसी भी फील्ड में अस्वभाववत अच्छा निष्पादन करते हैं, उन्हें किसी भी क्षेत्र में जोड़ दो वो वहां पर ही कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अपना अपना 100% दो, है ना, छाने की कोशिश करते हैं। तो डी आंसर एकदम सही जवाब है। और बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्यों का पूर्ण विकास करना, देखिए चाहे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो चाहे सामान्य विद्यार्थी हो, कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत पड़ती है हर किसी को, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे बहुत अधिक अपने आधार पर ही किसी कार्य को पूरा करने पर विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ पर दो आंसर आपको कहीं ना कहीं एक से मिलते हैं, उसमें से भी सटीक और अच्छा आंसर आपको चुनना पड़ता है सी टेट में यदि देखा जाए तो। यहाँ पर सी डी की तुलना में डी ज्यादा बेस्ट है, तो डी को लॉक किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यदि बालक एक पुस्तक को देख रहा है तो उसके माता पिता उसे समझाते हैं कि उस पुस्तक में क्या दिखाया गया है। इससे माता पिता अपने बच्चों की डैश वृद्धि का मापन कर रहे हैं, किसका, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक या सामाजिक। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इस प्रश्न का जवाब, आंसर दीजिएगा, आंसर भाई जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्या है भाई, 20 सेकेंड पढ़ लें, अच्छे से जवाब दें, फिर ये नहीं कहना कि मैम नहीं पता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए तो देखिए यहाँ पर कृतिका क्या पूछ रही हैं आप, निष्पादन, निष्पादन का अर्थ क्या होता है, अरे कंप्लीट करना, पूरा करना किसी भी कार्य को, ठीक है। तो यहाँ पर 20 सेकेंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो देखिए क्या आंसर मिला है, ए, बहुत बढ़िया जवाब 20 सेकेंड का ए ऑप्शन। वो मानसिक विकास का मापन कर रहे हैं कि बच्चे को पता है कि पुस्तक में क्या है, बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने, ए ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ क्वेश्चन किस तरीके से है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उस बालक की अंतिम अवस्था हो सकती है जिसके पास शारीरिक गत्यात्मक वृद्धि हो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, वक्ता, राजनीतिक नेता, सर्जन, शल्य चिकित्सक या कवि। तो बताइएगा शारीरिक गत्यात्मक वृद्धि कौन सा है ऑप्शन सही जवाब, तो आंसर दीजिएगा। देखिए क्या क्या आंसर आपके मिलते हैं, भी आंसर दीजिए सभी के सभी। 23 का आंसर नहीं मिला है मुझे अभी तक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर मुझे मिला है 23 का, वो मिला है मुझे भाई सी ऑप्शन। चलिए तो बहुत अच्छे से दिया है, ए आंसर भी मुझे मिला। देखिए वक्ता तो होगा नहीं, शारीरिक गत्यात्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की गति शारीरिक विकास से संबंधित होता है। वक्ता, राजनीतिक नेता, कवि, तीनों के तीनों गलत है। सर्जन, शल्य चिकित्सक, यानी कि शारीरिक गत्यात्मक वृद्धि में क्या होता है कि व्यक्ति जो होते हैं ना, उसमें अंगों में हेर फेर करने में क्या होते हैं, हेर फेर करने में, जैसे कि आपने डॉक्टर वगैरह देखे हैं, वो सहायक होते हैं, इसमें बहुत अच्छे से इस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, सी ऑप्शन। तो जिन्होंने भी सी आंसर लगाया है वो एकदम करेक्ट है। तो आप सभी के थोड़े से लेट मिल रहा है मुझे कमेंट्स, 2 क्वेश्चन और मैं आपको कराऊंगी। देखिएगा बालक की संकेत करने की योग्यता प्राय वयस्क से कैसी होती है, अधिक होती है, कम होती है, निम्नतम होती है, अधिक वास्तविक होती है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए 24 का आंसर। बालक की संकेत करने की योग्यता
पर्यायवाचक से कैसी होती है, संकेत करता है ना बच्चा, इशारों के माध्यम से समझाता है, तो क्या चीज चाहिए, उंगली कर देता है ना, कि ऐसे इधर कहाँ जाना है, इस तरीके से बताता है। तो बालक की संकेत करने की योग्यता जो होती है वो पर्यायवाचक से कैसी होती है, अधिक, कम, निम्नतम या फिर अधिक वास्तविक। तो यहाँ पर आप सभी के आंसर का वेट पंकज पांडे ने दिया है सबसे पहले जवाब, ए ऑप्शन। बाकी सभी जवाब दीजिएगा। ए आंसर कुमार जी ने दिया है मुझे, डिलक्स। चलिए, तो यहाँ पर ए डी ऑप्शन भी मुझे मिला है। तो देखिए, बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, बहुत सामान्य तरीके से पूछा गया है कि बालक की जो संकेत करने की योग्यता होती है वो पर्यायवाचक से अधिक होती है, अधिक वास्तविक नहीं होती है ना, अधिक होती है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक का सही तरीका होता है जो अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों को दूर करना चाहता है। ए, उसे अपने विद्यार्थियों की त्रुटि दूर करना चाहिए, बेशक इसके लिए विद्यालय में देर तक रहना पड़े। बी, उन्हें अधिक होने वाली त्रुटियों की अपेक्षा कम होने वाली त्रुटियों को दूर करना चाहिए। सी, उन्हें उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए जो सामान्य अर्थ और समझ में बाधा उत्पन्न करती है। या फिर डी, यदि बच्चे परेशान होते हैं तो त्रुटियों को दूर नहीं करना चाहिए। जल्दी से बताइएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए 25 का क्या आंसर मुझे मिलता है। 25 आप सभी के सामने, जल्दी से जवाब दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। तो देखते हैं किसका आंसर मिलता है। पंकज पांडे जी सी आंसर मुझे देते हैं, और बाकी जल्दी से दीजिएगा जवाब। तो यहाँ पर ए आंसर, शाबाश प्रतीक्षा। एसी मुझे मिला है, सी ऑप्शन सबसे अधिक मुझे मिला है। तो देखिएगा बिल्कुल ये सी टेट क्लास के लिए है चंदन कुमार जी। तो यहाँ पर सी, देखिए क्या, क्यों, यहाँ पर देखिएगा क्यों का होना बहुत जरूरी है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यापक का सही तरीका होता है जो अपने विद्यार्थियों की त्रुटि को दूर करना चाहता है। उन्हें उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए जो सामान्य अर्थ, जो बच्चे सामान्य अर्थ को भी नहीं समझ पा रहा है। भाई वो जब सामान्य अर्थ को नहीं समझ पा रहा है तो वो कठिन शब्दों को कैसे समझेगा, है ना। तो सामान्य अर्थ और समझ में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल सी आंसर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब है और सी को लॉक किया जाता है। तो आज की क्लास में, क्योंकि टाइम मेरा हो चुका है, तो आज की क्लास में 25 क्वेश्चंस जो आपने देखे, किस तरीके से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए मुझे बताइए। और मैं आपको बता दूं कि कल की क्लास में हमारा तीसरा चैप्टर कल कंप्लीट हो गया था, तो कल मैं एमसीक्यूज कराऊंगी उसकी, और उसके बाद आपका चलेगा सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, कैसी लगी क्लास। और आज मुझे कुछ नए लर्नर लग रहे हैं, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप प्लीज डेली आए। ठीक है, अभी कंटेंट में यहाँ पर करा रही हूँ, उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट में करा दूंगी तो आपके प्रैक्टिस सेट वगैरह में डेली आपके कराऊंगी। तो टाइम है तो अभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो दीक्षा, इसके बारे में मैं आपका एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी मेरी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई है। ठीक है, या तो इवनिंग क्लास में बताती हूँ या फिर कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके दीक्षा, और प्लीज 11 बजे डेली मेरी क्लास होती है, तो सभी आए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।